नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि एमआईएम का कल 5 कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर हुआ है, जिसमें मुंबई के नए बने हुए मुंबई अध्यक्ष रईस लश्करिया का भी नाम इसमें शामिल है। जबकि इसी बात को लेके विवाद हुआ था, जिसमें इम्तियाज जलील ने कहा था कि अगर आप अध्यक्ष मुंबई के रहोगे और इलेक्शन लड़ोगे तो 36 विधानसभा में आप कैसे काम कर पाओगे। वहीं कल उनकी दिमाग की दाद देना पड़ेगा कि वही चीज इन्होंने दोहरा दी। जो नया अध्यक्ष बने रईस लश्करिया, उनका नाम ही कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया है। आइए इसी बात को लेकर एमआईएम के विधानसभा 171 के अध्यक्ष साहब पिछले कुछ महीने पहले जब हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, मैंने साफ तरीके से उनसे पूछा था कि फैयाज साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे इलेक्शन लड़ना है करके। और अब जब ये बात फाइनल हो गई थी कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, किसी भी हालत के अंदर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तब आप सोचिएगा बंबई छोटी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं उसमें, कि एक अध्यक्ष बंबई का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन भी लड़ेगा और बंबई के ऊपर भी नजर रखेगा करके। तो हमने फिर है तो उनको ये बोले कि फैयाज साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर ये जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे, आप उसके लिए तैयार हैं, ये सब तय हो गया। तो सर बताएंगे आखिर क्या मामला है और ऐसा क्यों हुआ जो इलेक्शन नहीं लड़ना है तो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा और नहीं लड़ना है तो पोस्ट पे रहना पड़ेगा, मगर एमआईएम के अध्यक्ष जो बने नए रईस लश्करिया, उनको टिकट दे दिया गया और वो अध्यक्ष भी हैं मुंबई के। देखिए, ये मामला क्या है, ये मुझे भी बिल्कुल पूरी तरह से समझ में नहीं आया। ये पार्टी के जो आला कमान है वो क्या डिसीज़न ले रही है और किस बेसिस पर डिसीज़न ले रही है, ये हम लोगों को आज तक क्लियर नहीं हुआ। जिस दिन फैयाज़ अहमद खान साहब को हटाया गया ये कह कर के अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं बाइकल्ला से, तो आप पूरी मुंबई में किस तरह से, पूरी मुंबई की 36 असेंबलीज़ हैं और जितनी भी असेंबलीज़ पर अगर पार्टी लड़ेगी तो आप किस तरह से ध्यान देंगे। और अगर आप अपनी असेंबली में हार गए तो मजलिस की नाक कट जाएगी, क्योंकि मजलिस का प्रेसिडेंट ही हार गया। आज जब मैंने ये न्यूज़ देखा तो मैंने एक ट्वीट किया और मेरा भी यही सवाल है, मेरे मन में ये सवाल है, क्योंकि मैं यहाँ का तालुका प्रेसिडेंट हूँ, पार्टी के मेंबर्स में से हूँ, तो मुझे सवाल पूछना ये बनता है पार्टी के आला अधिकारी से। मैंने जनाब असदुद्दीन अवैसी को, इम्तियाज़ जलील साहब को, लश्करिया साहब को और वारिस पठान साहब को, चारों को मैंने ट्वीट किया कि अगर फैयाज़ अहमद खान साहब, सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये कोई भी हो, अगर वो मुंबई प्रेसिडेंट रहते हुए अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो सारी जगह पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, और अगर कहीं वो हार गए तो नाक कट जाएगी मजलिस की। तो आज लश्करिया साहब मुंबई के प्रेसिडेंट हैं और वो जोगेश्वरी से या कहाँ से तो भी उनका जो टिकट है वो कंफर्म किया गया। तो ये एक चीज़। और दूसरा, इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और वो भी इलेक्शन में एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो वो पूरे महाराष्ट्र में कैसे कंटेस्ट करेंगे। 288 असेंबलीज हैं, 288 सीट्स हैं, तो इतनी जगह पर जाकर वो किस तरह से काम करेंगे। तो अगर इनमें से कोई हारेगा तो क्या मजलिस की नाक नहीं कटेगी। और आपको जब यही करना था तो ये पार्टी का दोहरा स्टैंडर्ड, दोहरा मापदंड क्यों। मैंने ये ट्वीट किया और उसके बाद से पार्टी के ग्रुप्स के अंदर एक भूचाल सा आ गया और लोग मुझे कहने लगे कि मैं पार्टी के विरुद्ध बोल रहा हूँ, मैं पार्टी के खिलाफ जा रहा हूँ, मैं पार्टी के आला कमान को नहीं मान रहा हूँ। ये सारी चीज़ बातें होने लगी। मुझे खुद अब तक नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो मतलब ये आपकी बात तो सही है, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब, क्योंकि फैयाज़ अहमद ने उस दिन की मीटिंग में कहा था कि कुछ दिन पहले इम्तियाज़ जलील मेरे पास आया कि आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, बराबर। और वहीं जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है इम्तियाज़ जलील भी तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो वो पूरे महाराष्ट्र में कैसे देखभाल करेंगे। तो ये ऐसा नहीं था कि फैयाज़ अहमद को हटाने की कोई चाल थी। मुझे लग रहा है कि ये फैयाज़ अहमद साहब को हटाना था, हटा दिए होते, लेकिन इस तरह की बात करना कि आप इलेक्शन लड़ेंगे तो पद पर नहीं रह सकते हैं, और फिर 1 महीना भी नहीं गुजरा आप दूसरे आदमी को पद भी देते हो, उस आदमी को टिकट भी देते हो, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है इम्तियाज़ जलील साहब की पर्सनालिटी के ऊपर कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, या किसके कहने पर ये किया जा रहा है। तो ये सवाल पूछना जायज़ है और मेरे समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह का डिसीजन लिया जा रहा है। और कोई सवाल पूछता है
तो फिर उसको चुप करा दिया जाता है। मतलब पार्टी के अंदर अगर लोग हैं तो वो आपकी गुलामी करने के लिए नहीं है। पार्टी उसको कहा जाता है जहाँ आइडियोलॉजी मैच करे, पार्टी उसको कहा जाता है जहाँ छोटे को ज़रूरत पड़े तो बड़ा खड़ा हो और बड़े को ज़रूरत पड़े तो सारे छोटे खड़े हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई जो सिनारियो है मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यही मैं आपको बताऊँ, गोवंडी शिवाजी नगर की मैं जब बात करता हूँ तो कुछ दिन पहले हम लोग लाइब्रेरी के ऊपर काम कर रहे थे, तो यही इम्तियाज़ जलील साहब मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि उस पर काम मत कर, अबू भाई को परेशान क्यों करता है, उसको काम छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ गोवंडी के लोगों को लाइब्रेरी की ज़रूरत है, आपके कहने पर मैं काम क्यों छोड़ दूँ। तभी मैंने फयाज़ भाई से भी बात किया तो फयाज़ भाई ने कहा था मुझे कि तुम काम करो, तुम्हें काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लाइब्रेरी के ऊपर लड़ो और गोवंडी के लोगों को हक दिलाओ, क्योंकि तुम मेरे मातहत हो। आज उनको हटा दिया गया और कहीं कहीं बातें भी चल रही हैं कि गोवंडी के अंदर नया तालुका प्रेसिडेंट ढूंढा जाए। तो मुझे लग रहा है ये कहीं एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, किसी को बचाने के लिए, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। यही सारा जो तोड़ जोड़ की राजनीति जो है ये MIM महाराष्ट्र के लोग कर रहे हैं और मुंबई के लोग कर रहे हैं। मतलब फैयाज अहमद साहब को खुद नहीं मालूम था जिस दिन वो मीटिंग में आए, कि उन्होंने कहा भी ना कि मैं खुद इस मीटिंग में आया, मुझे नहीं मालूम है कि मैं सदर नहीं हूँ, सदर रईस लश्करिया है। जी हाँ, ये बड़ा ऑटोक्रेटिक फैसला था और बड़े ही निंदनीय फैसला था, लेकिन हम तब खामोश थे। हमने कहा हो सकता है पार्टी का कोई डिसीजन हो, उसके अंदर कुछ खैर छुपी हो। लेकिन जब ये टिकट भी आप अनाउंस करते हो और प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट भी आपके पास रखते हो, तो दूसरे के लिए अगर आपने एक मापदंड तय किया तो आपके लिए भी सेम मापदंड होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है MIM पार्टी जो है, देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो एक बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, बहुत अच्छे लीडर हैं और उनसे लोगों को सीखना चाहिए। मैं भी उनसे सीखता हूँ और सीखूंगा आगे भी। तो वो पार्टी के मतलब प्रेसिडेंट है ना, तो सीखने की बात करें, मगर यहाँ पे जो नाइंसाफ़ी होती है उसका क्या है फिर? मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर जो है पार्टी जो नेशनल प्रेसिडेंट उनका कोई इंटरफेरेंस होगा। ये मैं आपको फिर से करेक्ट कर दूं कि महाराष्ट्र लेवल पर ये इम्तियाज़ जलील साहब और मुंबई के अंदर जो है वारिस पठान साहब का ये सारा जो है खेल है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि उस हादसे के बाद, इस इंसिडेंट के बाद जब फैयाज अहमद को हटाया गया था, उन्होंने खुदा हाफिज बोल के गए थे, तो जब से एक आवाज़ आ रही थी कि ये बीजेपी की बी टीम है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी की ए टीम है या सी टीम है या डी टीम है। ये सारी चीज़ों पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। देखिए असदुद्दीन ओवैसी सर ने मदीने की जाली के आगे कसम खाने की भी बात कही है। तो एक अच्छा इंसान जब इस तरह की बात करता है तो उस पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। देखिए पार्टी के डिसीजंस गलत हो सकते हैं, पार्टी के अंदर लोग गलत हो सकते हैं, और मैं वही कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान पहुँचाने की राजनीति कर रहे हैं। उससे पूरी की पूरी पार्टी जो है बी टीम हो जाएगी। ये इस तरह का जो है मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ें हैं। मतलब मुंबई के अंदर 36 MLA सीट है, जी। तो 36 MLA सीट में रईस लश्करिया का नाम डिक्लेयर कर दिया। वारिस पठान का भी तो कर सकते थे। अब पता नहीं उनकी क्या मंशा है, किस तरह से लोगों के अंदर यही तो चीज़ें डाउट जो है क्रिएट करती हैं। और पार्टी के कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं, जैसे मैं नहीं मानता हूँ कि ये बी टीम है, लेकिन पार्टी के डिसीजंस ऐसे होते हैं कि वो लोगों के मन में डाले कि शंका कि ये बी टीम है। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी लोकसभा इलेक्शन के अंदर मिस्टर रमज़ान चौधरी साहब को इलेक्शन लड़वाया। इलेक्शन लड़ा उन्होंने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको इलेक्शन लड़वाया गया, उनका नॉमिनेशन करवाया गया और उसके बाद देखिए सारी जगह का इलेक्शन खत्म हो गया था। इम्तियाज़ जलील साहब का भी इलेक्शन हो चुका था और उनके इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं आता है। इम्तियाज़ जलील साहब खुद नहीं आते हैं। तो वो खुद इलेक्शन लड़ रहे तो कहाँ से आए? नहीं, इलेक्शन खत्म हो गया था उनका इलेक्शन हो चुका था। उसके बाद पहले औरंगाबाद में इलेक्शन हो गए, उसके बाद मुंबई के इलेक्शन थे। 4-5 दिन का समय था, उस 4-5 दिन में तो आप आते कैंपेन करने, लेकिन आप कैंपेन करने नहीं आते हो। और फिर उसके बाद जो है जनाब हमारे रमज़ान चौधरी साहब जो है उनको 1800 वोट मिलता है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अगर खड़ा होता है तो उसको उसके ज़्यादा वोट मिलता है। तो यहाँ पर पार्टी की नाक नहीं कटती है। यहाँ पर जो है आपका जो डिसीजन है वो लोगों के मन में शंका डालता है कि फिर आपने किसी को नुकसान या किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नॉमिनेशन करवाया और रमज़ान चौधरी साहब की बलि दे दी। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, यही चीज़ देख के तो लोग बोलते हैं कि ये बी टीम है। हाँ, लोग जो देखेंगे वो बोलेंगे। मैं पार्टी के लोगों से यही कह रहा हूँ,
जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं, वो आपके जो डिसीजन है वो लोगों के मन में डाउट क्रिएट कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पार्टी बी टीम है, लेकिन ये जिस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये किसी को नुकसान, किसी को फ़ायदा पहुँचाने की जो बात वाले डिसीजन लिए जा रहे हैं मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर, ये कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर दाग लग रहा है और ये पार्टी के खिलाफ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें जा रही हैं। जैसे कि आपने जब ये कल न्यूज़ सुनी कि 5 लोगों के नाम डिक्लेयर हो गए, जिसमें रईस लश्करिया का भी नाम है, तो आपने ट्वीट किया, उसके बाद आपके एमआईएम के लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि कुछ ग्रुप है आपका, उसमें बातें हो रही हैं? देखिए, मुझे फ़ोन भी आया और ग्रुप है, उसमें भी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मैं बगावती इंसान हूँ, मैं बगावत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैंने ये कोई बगावत नहीं की, और अगर पार्टी के अंदर बात रखना ये सही नहीं है, और पार्टी ने दिन को रात कहा है, रात कहना सही है, और पार्टी ने रात को दिन कहा है, दिन कहना सही है, तो मैं ऐसी पार्टी में रहना भी नहीं चाहता हूँ। मैं ऐसी पार्टी को मैं खुद खुदा हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़ कह देता हूँ। अच्छा, अब हमारे चैनल के माध्यम से एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लोकल लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। पार्टी के अंदर जो पैसे वाले लोग हैं, जो रसूख वाले लोग हैं, उनको इज्जत दी जाती है, भले ही वो कहीं से भी आए हों, लेकिन जो बेचारा कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता जो दिल से जुड़ा हुआ है, उसके लिए कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। और जनाब असदुद्दीन ओवैसी हमेशा यही कहते हैं कि हमको लीडरशिप क्रिएट करनी है। तो लीडरशिप क्रिएट करनी है तो किस तरह की लीडरशिप क्रिएट करनी है? लीडरशिप, बेटर लीडरशिप हमेशा ग्राउंड से निकल कर बाहर आती है, और ज़रूरी नहीं कि हर आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं। तो पार्टी के लिए एक और चीज़ बड़ी सिद्ध है कि आप इलेक्शन लड़ने जाओगे तो पैसा मांगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पार्टी के लिए दाग लगने का काम कर रहा है। तो मैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से यही कहूँगा कि पार्टी के सबसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर आपका शफ़क़त का हाथ फिरना चाहिए, और अगर उनके अंदर क्वालिटी है और पैसे नहीं है तो आप पैसे लगाकर इलेक्शन लड़ाइए, तब कहीं जाकर लीडरशिप आएगी। ना कि दूसरी पार्टी के उन लीडर्स को जो भाजपा में, मनसे में, पता नहीं कहाँ-कहाँ के लीडर्स हैं, कांग्रेस के अंदर, उनके लीडर्स को उठाकर आप ला रहे हो और बोल रहे हो कि ये लीडरशिप है। तो ये लीडरशिप है या डीलरशिप है, मेरे समझ के थोड़ा-सा बाहर है। मैं इतना राजनीतिक तौर पर, देखो मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है मेरे साथ पहली बार हो रही हैं, और मैं इन सारी चीज़ों से भी सीख रहा हूँ। तो आप पार्टी में रहेंगे कि पार्टी छोड़ देंगे? अगर पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है तो मैं ऐसी पार्टी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। और मैंने अपनी जो बात है, मैंने वो ऐसे अल्फाज में भी नहीं कहा कि किसी को डिसरिस्पेक्ट हो। मैंने रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए अपना सवाल पूछा है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, तो ऐसी पार्टी में मैं रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। और ये पार्टी है, कोई मजहब नहीं है या कोई मसलक नहीं है जिसको छोड़ने में मुझे गुरेज हो। जब हमारी और आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी, जब आप हमारे लोकल काम के ऊपर, जो हमारे लोगों के लिए ज़रूरी है, शिवाजी नगर गोवंडी के लिए, उसके अंदर आप टांग अड़ाओगे, जब आप आपके फैसलों को शक्ल देख कर लोगे। फयाज़ अहमद के लिए एक अलग रूल होगा, लश्करिया साहब के लिए एक अलग रूल होगा। तो फयाज़ अहमद साहब और लश्करिया साहब मेरे लिए पार्टी प्रेसिडेंट थे, मैं उतनी इज्जत करता हूँ, लेकिन जब आपके स्टैंडर्ड डबल होंगे तो फिर मुझे रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये हमारे साथ थे एमआईएम के विधानसभा 171 के अध्यक्ष, जिन्होंने भी कहा है कि ये जो भी हो रहा है, जो कैंडिडेट के नाम सिलेक्शन हो रहे हैं, इनके हिसाब से गलत हो रहा है। क्योंकि जब इम्तियाज़ जलील ने फयाज़ अहमद साहब से कहा था, जैसे फयाज़ अहमद साहब का कहना है कि इम्तियाज़ जलील ने साहब ने कहा था कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो पद छोड़ना पड़ेगा, और पद पे रहना है तो इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा। मगर वहीं इम्तियाज़ जलील जो महाराष्ट्र के सदर हैं, वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, और वहीं मुंबई के सदर को भी इलेक्शन के लिए चुन लिया गया है। तो आप कमेंट्स में बताएं कि ये जो एमआईएम ने किया है, सही किया है कि गलत किया है।